सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो जो भी प्रश्न होंगे वो एजुकेशन से संबंधित होंगे। तो जो भी लोग एजुकेशन के किसी भी मोड से जुड़े हुए हैं, मतलब बीएड से जुड़े हुए हैं या एमएड से जुड़े हुए हैं, जो लोग एमएड कर रहे हैं या एमएड करना चाहते हैं, और या पीजीटी या किसी भी पीएचडी वगैरह का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे वो उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल यहाँ मैंने यूजीसी नेट जो भी पेपर आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये प्रश्न उठाए हैं। तो कुछ प्रश्न यूजीसी नेट से भी उठाए गए हैं, कुछ अलग से भी उठाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर आज की प्रश्न में क्या महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, एक बच्चा जन्म के समय कोरी पट्टी वाला होता है और उसका जो बाद का व्यवहार है उसका अनुभव के माध्यम से निर्मित होता है। इसके बाद का व्यवहार, ठीक है, वाद नहीं है, यहाँ पर बाद का व्यवहार है। तो ये बात कही किसने थी, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके की लाइन कई लोगों ने बोली है। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइन बोली है मैं बता रहा हूँ तो ये स्पेशल इन्हीं जिनका आंसर है वो उन्होंने ही बोली है, लेकिन यहाँ सबसे पहले भी एक पॉइंट बोल दिया गया कि सबसे पहले किसने बोली थी। तो सबसे पहले एक नाम आपको याद रखना है, जॉन लॉक। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा जॉन लॉक। ऐसे ही मिलती जुलती एक लाइन आपको बताऊं जो कि वाटसन ने कही थी। उस वाटसन ने कहा था कि मुझे एक छोटा बच्चा दो, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बनाना है वो मैं आपको बना के दे दूंगा 10 साल में। तो क्या है कि वो कोरी पट्टी वाला, उसका दिमाग में कुछ नहीं है, तो जो मैं डालूंगा वो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। ये चीज़ वाटसन ने कही थी। तो मिलती जुलती बात उन्होंने कही थी। तो फिलहाल यहाँ पे वाटसन का नाम नहीं है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जॉन लॉक सही है। यथार्थवाद दर्शन के अनुसार विषयों का कौन सा समूह पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे इस पॉइंट पे हैं जो भी दर्शन के हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाठ्यचर्या है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है यथार्थवाद के अनुसार। तो यथार्थवाद कहता है कि थोड़ा सा चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो हमारे आगे काम आ सके, यथार्थ हो, जो जिंदगी के लिए यथार्थ का काम कर सके, है ना। तो सबसे सही यहाँ पे सटीक बैठता है विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र। तो ये बिल्कुल सही है कि विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र की आवश्यकता है आज की हमारे जो जिंदगी हम जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए दर्शन शास्त्र की बात करें तो कई दर्शन हैं, उसमें यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है। तो क्या है, तो यथार्थवाद कहता है जो चीज़ सामने है उसको उससे समझिए, प्रैक्टिकल करिए, एक समझिए कि हाँ इसका आंसर सही है या नहीं है, ये कितना उपयोगी हो सकता है आपके लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विज्ञान और गणित और तर्कशास्त्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यथार्थवाद के अनुसार ये बिल्कुल सही है। एक शिक्षक विमर्शीय स्तर विचारों के आदान प्रदान का सत्र कक्षा में आयोजित करता है और इस परिस्थिति में किस प्रकार के संप्रेषण की संभावना सबसे अधिक होगी। आपको बताना है कि विमर्शीय स्तर के विचारों का आदान प्रदान होने वाला है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको अगर आप हिंदी में ना समझ पाइएगा तो आप प्रयास करिएगा कि इंग्लिश में समझ लीजिए कि टीचर कंडक्ट्स अ डिस्कशन लेवल एक्सचेंज सेशन इन द क्लासरूम, व्हाट काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन वुड बी मोर लाइकली टू हैपन इन दिस सिचुएशन। तो इससे जो भी ये कम्युनिकेशन है इसको हम कहेंगे क्या, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक शिक्षक और कक्षा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्कूल लेवल की बात हो रही है। तो एक शिक्षक और एक छात्रों के बीच में संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद है। कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी जरूर झलक रही है। तो क्रिएटिविटी कहाँ होगी, जहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा होगा। उस हिसाब से जो क्रियान्वितकारी संप्रेषण है वो बिल्कुल फिट बैठता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यही आंसर लगाया होगा। तो कभी भी आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, आपको रुक के पढ़ना है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और आराम से पढ़ लिया करिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया था।
4 ऑप्शन है आपके सामने और क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट आपके दिमाग में पैदा कर सकता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप में से कब क्रियान्वित किया गया था? देखिए, एक होता है पारित होना कि हाँ भाई ये संविधान में पारित हो गया है, जैसे इस समय आपने एनपीई 2020 क्या कहा कि पारित हो गया है, लेकिन क्रियान्वित नहीं हुआ। एक्चुअली अभी वो उसको लॉन्च नहीं किया गया कि इसमें जो भी बातें हैं सब लॉन्च हो गई, नहीं, अभी पारित हुआ है कि ऐसा आगे होगा। लेकिन यहाँ बात पूछ रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है ये कब, राइट टू एजुकेशन जो है क्रियान्वित कब से हुआ? तो सही आंसर सीधे मैं आपको ले चलता हूँ, नो कंफ्यूजन में डालते हुए, 1 अप्रैल 2010 को ये क्रियान्वित किया गया था। थोड़ा सा और जान लीजिए, 4 अगस्त जो कि चौथा ऑप्शन है, 2009 को ये पारित किया गया था। ठीक, और इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया था? तो मैं आपको वो भी बता दूं, 2002 में जब संविधान संशोधन हुआ था तब शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बन गया था, फंडामेंटल राइट बन गया था। तो मैं यहाँ पर आज की क्वेश्चन के रूप में आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ कि जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ था तो वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था जो जिसमें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ और शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। तो बस आपके लिए प्रश्न यही है कि वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, शॉर्ट फॉर्म में MBO पद का प्रयोग पहली बार किसने किया? ठीक है, MBO के नाम से ये प्रश्न आ जाता है। ये एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न है और पूछा भी जा चुका है। तो MBO इसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय पर्पस। तो प्रश्न अब की आपके सामने इस तरीके से आ सकता है कि MBO जो कि एक एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप उम्मीद है MBO का फुल फॉर्म बहुत सरल है, याद रहेगा, मैनेजमेंट बाय पर्पस, या हिंदी में आप उद्देश्य द्वारा प्रबंधन कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ नाम पूछा जा रहा है कि स्टार्ट किसने किया था, ये कॉन्सेप्ट लाया कौन था? तो आपका सही आंसर है पीटर ड्रकर। इसके बारे में गूगल पे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखिए, बात हो रही है मैनेजमेंट की, तो जो मैनेजमेंट है इस मैनेजमेंट में ये था कि जो कुछ है वो मैनेजमेंट है। आज भी अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो सब कुछ मैनेजमेंट ही होता है, लेकिन पीटर ड्रकर ने कहा है कि जो लोग काम करते हैं किसी संस्था में, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल होता है, प्रोफेसर होते हैं, और भी जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और इवन जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो तो होता ही है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करें, नई तरीके से लॉन्च करने की सोचें, तो सबको लेके चलना चाहिए। मैनेजमेंट को तो जो पावर है वो तो है ही, लेकिन प्रोफेसर, प्रिंसिपल और जो स्टूडेंट हैं सबसे एक राय बना के एक मोटा मोटा फिर किसी फंक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, सिंगल वे में नहीं कि एक ने सोच लिया जो हेड है बस वही करेगा। ये चीज़ इन्होंने कही थी। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मोटी मोटी बात ही पूछी जाती है, बहुत डीप में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि पीटर ड्रकर ने क्या किया। उल्टा भी पूछ सकता है ना कि नाम आ जाए कि पीटर ड्रकर ने एजुकेशन मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट को जन्म दिया या कौन सा डाटा वो जो है सामने लाए, तो आप MBO लिख देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पीटर ड्रकर सही है। आगे चलते हैं। शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में सर्वाधिक सटीक रूप में वर्णित किया गया है? द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम इज द मोस्ट accurately described in the which of the following phrases?
तो 4 ऑप्शन है और इन्होंने कहा है कि सर्वाधिक सटीक, ये लाइन जो है ना बड़ी खतरनाक होती है, सर्वाधिक सटीक वाली। अभी कहता ना सटीक रूप में कौन वर्णित कर रहा है, तो आप शायद ढूंढ लेते। अब सर्वाधिक सटीक का मतलब ये है कि सब सही है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो बेस्ट चूज करना है आपको। तो बेस्ट क्या हो सकता है, तो बेस्ट किसी की नज़र में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं क्या सही है। तो विद्यालय समाज के प्रयोगशाला के रूप में, शिक्षक अभिभावक के रूप में, विश्व एक कुटुंब के रूप में, और विद्यालय सामाजिक प्रणाली के एक उप प्रणाली के रूप में। बस हल्का सा समझिए, शिक्षा और घर, उसके मध्य एक संबंध है। अगर हम कहें कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जो जन्म कहाँ लेगा, स्कूल में तो नहीं लेगा, घर में लेगा। तो जो घर में उसने जन्म लिया है उसकी शिक्षा दीक्षा कौन करता है, जाहिर सी बात है उसका परिवार करता है। और परिवार में एक कहावत है, कहा जाता है कि जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है, वही जो है उसकी पहली शिक्षिका के रूप में मानी जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। यहाँ स्कूल की बात ही नहीं हो रही, शिक्षा की बात हो रही, एजुकेशन एंड होम। तो शिक्षक एक अभिभावक के रूप में होता है, यहाँ पर ये चीज फिट बैठती। तो शिक्षक कौन है, माँ है, तो शिक्षक अभिभावक है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति दूसरे के बौद्धिक स्तर पर बात करना प्रारंभ कर देता है? विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति दूसरे के बौद्धिक स्तर पर, बात समझिएगा, विकास जो होता है आप लोगों ने पढ़ाई होगा, जन्म से शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद एडल्टहुड आ जाता है, इसमें मेच्योरिटी लिखा हुआ है। तो एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा जो कि दूसरे के बौद्धिक स्तर पे बात कर रहा है, भाई तुम ये जो है सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, एक उंगली उठाने वाली बात हो गई कि तुमने सही किया है या गलत किया। एक बच्चा कह रहा है कि तुमसे अच्छा मैं हूं, या तुम ये जो काम कर रहे हो गलत है, ये ऐसे होता है, अगर आप यूं करोगे तो यूं करोगे। तो एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा इस तरीके की बात नहीं करेगा, वो दूसरे को देखेगा वही कॉपी करने लगेगा। लेकिन तर्क करने का जो एक सामर्थ्य पैदा हो जाता है वो किस स्तर पे होता है, ये पूछ रहे हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से जो 10 साल का बच्चा है वो इस तरीके की बात कर सकता है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये काम गलत है, इस तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो एक स्थिति जो है वो बाल्यावस्था में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सी ऑप्शन सही है और ये प्रश्न आपको सही लगा होगा। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो ये जो गिलफोर्ड के बुद्धि आयाम है, जितनी भी बुद्धि की कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो ये उसमें बहुत फेमस 3D कहते हैं ना, 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशनल। तो गिलफोर्ड की 3D में कौन सा चौथा नहीं है ये बताना है, इन चौथे में कौन सा नहीं है। तो सोच के अच्छे से आंसर दे दीजिए, मैं तो आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें ए सही है, तर्क जो है यहाँ पर नहीं है। 3 तरीके की होती है, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। मैं उसको एक फिगर के रूप में आपको दिखा देता हूँ कि ऑपरेशन, प्रोडक्ट और सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से आपके सामने हैं। उसके अंदर भी चीज़ें दिख रही हैं। आपको अगर ये वीडियो देखना है गिलफोर्ड का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको डिटेल उसमें अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिटेल ज़्यादा नहीं दे सकते हैं हम, कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, पियाजे के विकास के संक्रियात्मक अवस्था में कौन से शैक्षिक स्तर के अनुरूप है? रूप संक्रियात्मक अवस्था, ये अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आप कहोगे रूप संक्रियात्मक तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो शायद इसको आप पहचान जाओगे, ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, हिंदी में इसको आप औपचारिक अवस्था कह सकते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, औपचारिक ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक। तो कहीं ना कहीं औपचारिक अवस्था में ये पूछा जा रहा है
कि भारत में कौन से शैक्षिक स्तर इस लेवल के होते हैं, तो इसकी एक एज भी डिफाइन की गई है। 4 स्टेज है ना। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे मतलब जो नियरेस्ट स्टेज क्या क्या बताई गई हैं आपको पता होंगी। इसीलिए ये आज का आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और अगली जो एजुकेशन की वीडियो आएगी मैं उसमें इसका उत्तर दूंगा और उसी में अच्छे से इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर आप लोग देंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से।